सभी साथियों को नव बुधाई और जय भीम मित्रों। आज हम चर्चा करेंगे भारत के पड़ोसी देश नेपाल के अंदर होने वाली जेएनजी क्रांति को लेकर। क्या है जेएनजी क्रांति? क्या आपने भी इसका नाम पहले कभी सुना है? शायद नहीं। ये एक नया नाम दिया गया। जेएनजी क्रांति का तात्पर्य है देश के नौजवान युवा जिसमें पूर्णतः सक्रिय होते हैं, जिनकी आयु 18 से लेकर 35 वर्ष होती हैं, जो कि रोज़गार की तलाश में होते हैं, लेकिन जब वो बेरोज़गारी से त्रस्त होकर के पूरी तरह से निराशा में डूब जाते हैं तो एक ऐसा अवसर आता है जो उन्हें क्रांति करने के लिए मजबूर कर देता है। इसी को नाम दिया गया है जेएनजी क्रांति। लंबे समय से नेपाल के अंदर राजतंत्र रहा और 2009 में लोकतंत्र को उसने अपनाया, लेकिन जिस आशा और विश्वास के साथ लोकतंत्र को अपनाया गया वो सफलतापूर्वक धरातल पर नहीं उतर पाया। एक मुट्ठी भर लोगों के परिवारों के पास जो राजतंत्र से जुड़े हुए थे, उच्च जातिवाद से जुड़े हुए थे, जिसे सामंती व्यवस्था कहते हैं, तो उन सामंती परिवारों के बीच ही तक पूरा राजनीतिक लाभ सिमट कर रह गया। एक बहुसंख्यक गरीब समाज था, निम्न जाति का था, उस जाति तक लोकतंत्र की जो लाभ पहुंचना चाहिए था वो नहीं पहुंच पाया। वहाँ के 90% लोग बेरोजगारी से त्रस्त थे। उन्हें कोई किसी प्रकार का रोज़गार नहीं मिल रहा था। पढ़े लिखे नौजवान जो बच्चे थे उन्हें भी पड़ोस के देशों में, भारत, चीन, बांग्लादेश ऐसे देशों में जाकर रोज़गार करना पड़ रहा था और बड़ी मुश्किल से अपना घर चल पा रहा था। तो इसी पर भारत के प्रसिद्ध हास्य कवि हैं सुरेंद्र शर्मा। इनका एक लेख कल पत्रिका में छपा, बात कहूँगा खरी खरी। इसी पर आज हम थोड़ी सी चर्चा करने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि विश्व का इतिहास गवाह है कि शराब के रेट दुनिया में कितने भी बढ़ गए हों, लेकिन कभी शराबियों ने मोर्चा नहीं खोला। अब नशा चाहे शराब का हो या धर्म का हो या जाति का हो, नशा सिर्फ नशा होता है और नशे में व्यक्ति मदहोश हो जाता है और उसे अपने हितों के बारे में कोई ध्यान नहीं होता है। और सुरेंद्र शर्मा जी ने ये शराब का उदाहरण देकर इसीलिए समझाने का प्रयास किया कि शराब का चाहे कितना भी रेट बढ़ा दिया जाए, कभी भी कोई शराबी आंदोलन नहीं करते हैं उस शराब के रेट को कम करने के लिए। इसी प्रकार के धर्म का चश्मा यदि किसी को पहना दिया जाए, जाति का चश्मा पहना दिया जाए, तो निश्चित रूप से बहुत आसानी से राजनेता उन लोगों का शोषण करने में कामयाब हो जाते हैं। ऐसा ही नेपाल में हुआ। पूरी सत्ता एक मुट्ठी भर लोगों के हाथ में केंद्रित हो गई, राज परिवारों के केंद्रित हो गई, सब सामंती लोग थे उनके हाथ में केंद्रित होकर रह गई और 90% समाज को, युवाओं को सत्ता से बाहर कर दिया गया, उनकी बातों को अनसुना कर दिया गया, उनकी शिक्षा पर, उनके रोज़गार पर सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही थी। यही कारण रहा कि पिछले 32 साल में लगभग 25 बार वहाँ पर सत्ता का परिवर्तन किया गया, लेकिन लाभ उन लोगों को नहीं मिल पाया। शर्मा साहब ने जो कुछ बातें कही है उसे हम कहने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा है कि दुनिया भर की राजनीति कर रही हैं, यही दुनिया भर की राजनीति कर रही हैं, वह भी किसी समस्या का समाधान करने के बजाय सोफा बेचकर संतुष्ट होना चाहती हैं। देश रोटी मांगता है, राजनीति बयान देती हैं। देश महंगाई का रोना रोता है, राजनीति देशभक्ति सिखाने लगती हैं। कैसे भी स्थिति हो, राजनीति केवल अपनी समस्याएं हल करना चाहती हैं और उसका केवल एक ही समस्या है कि चुनाव को कैसे जीता जाए, चाहे धर्म के आधार पर हो चाहे जाति के आधार पर। और जनता का दुर्भाग्य यही है कि हर चुनाव में राजनीति जीत जाती हैं और मुल्क हार जाता है। राजनीति जीत जाती हैं और देश का बेरोजगार हार जाता है। चाहे सत्ताएं बदल जाएं, लेकिन उन बेरोजगारों की स्थिति नहीं बदल पाती हैं और उसी परेशानी का से जूझते हुए युवा इस प्रकार की जेएनजी क्रांति करते हैं। और यही है जेएनजी क्रांति, जब नौजवान अपने हक और अधिकारों के लिए लड़ना सीख जाते हैं, सत्ता से टकराना सीख जाते हैं और उन्हें कंट्रोल करने के लिए गोलियां चलानी पड़ती है, आर्मी लगानी पड़ती है, इमरजेंसी लगानी पड़ती है, तब भी सत्ता के लिए उसे संभाल पाना संभव नहीं होता है।
और पिछले सप्ताह जो नेपाल में हुआ उससे हमें सबक लेना चाहिए कि किस प्रकार नेताओं को वहाँ पर भगा भगा कर दौड़ा दौड़ा करके मारा गया और उन्हें प्लेन के द्वारा हेलीकॉप्टर के द्वारा इमरजेंसी में वहाँ से देश से बाहर निकाल कर उनको सुरक्षित रखा गया। तो सत्ता युवा शक्ति वो ताकत है जो किसी भी तानाशाह को पल भर में बदल सकती है। जो वहाँ के प्रधानमंत्री, उनको ऐसा लगता था कि उन्हें कोई नहीं हटा सकता, लेकिन 2 दिन की क्रांति के अंदर उन्हें अपना त्याग पत्र देना पड़ा और अपना देश छोड़ना पड़ा। और ऐसा किस प्रकार से हुआ कि वर्षों से राजनेता उन युवाओं की आवाज़ को दबाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन जब मीडिया सत्ता के साथ हो जाता है तो ऐसे बेरोजगार लोगों की आवाज़ को कोई नहीं उठाता है। और उसका ही प्रतिक्रिया के रूप में ये जेन जी क्रांति हुई। लगातार लोग सोशल मीडिया का प्रयोग कर रहे थे, लेकिन सरकार को ऐसा लगा कि यदि सोशल मीडिया पर हमने नियंत्रण नहीं लगाया तो ये बात दूसरे देशों तक भी पहुंच सकती है। तो जैसे ही सरकार ने सोशल मीडिया पर बैन लगाया, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इस पर जैसे ही उन्होंने रोक लगाया तो नौजवान युवा थे और एकदम तेज़ गति से भड़क गए और एक क्रांति का रूप लिया। उन्होंने कहा कि हमारी आवाज़ को भी दबाया जा रहा है, और उन्होंने सत्ता परिवर्तन का बीड़ा उठा लिया और सत्ता को बदल के रख दिया। तो किसी भी व्यक्ति के परेशानियों को उसको कब तक दबाया जा सकता है? किसी भी समस्या का समाधान जब तक सरकार समय पर नहीं करती है तो वो विस्फोट का रूप लेना ही होगा और लेता ही है अंत में। तो सरकारों ने वहाँ पर जो है खास करके समय पे ध्यान नहीं दिया, नौजवानों को रोज़गार नहीं दिया, नौजवानों को सत्ता के अंदर भागीदारी नहीं दी, सरकारी पदों पर नियुक्तियाँ नहीं की। उसी का परिणाम वहाँ की सत्ता को भुगतना पड़ा और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ही नहीं, संपूर्ण राजनेताओं को देश छोड़ना पड़ा। और सुशीला काकी को वहाँ की बागडोर संभाली गई और वहाँ उन्हें राष्ट्रपति पद के लिए नियुक्त किया जा रहा है। और सत्ता उनके पास आने का एक आशा की किरण से संपूर्ण देश ये देख रहा है नेपाल का कि अब वास्तव में लोकतंत्र बहाल हो पाएगा। अभी फ़िलहाल उन्होंने सत्ता संभाली है, धीरे धीरे मंत्रिमंडल का गठन होगा, लोकतंत्र स्थापित किया जाएगा और देश वापस उसी शांत वातावरण में पहुंचेगा, उनकी स्थितियां कंट्रोल में होगी और देश विकास की ओर गति करने लगेगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब भी किसी भी देश के अंदर जाति के आधार पर लोगों को दबाने का प्रयास किया जाता है, बेरोजगार लोगों को कुचलने का प्रयास किया जाता है, उनके आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया जाता है, लोगों की अभिव्यक्ति को रोकने का प्रयास किया जाता है, उनकी अभिव्यक्ति को दबाने का प्रयास किया जाता है, तो इस प्रकार की घटना होना एक स्वाभाविक है। और युवाओं की एक सहनशीलता की एक सीमा होती है जहाँ तक वो अत्याचार को सह सकते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा यदि उस पर अत्याचार होता है तो एक समय निश्चित रूप से इस प्रकार की क्रांति होती हैं। और रसिया की क्रांति को हम देख सकते हैं, चाइना की क्रांति, अमेरिका की क्रांति इसी का एक परिणाम था। वहाँ भी भूखमरी, रूस में जो क्रांति हुई, एक रोटी के लिए, ब्रेड के टुकड़ों के लिए, भोजन के लिए क्रांति हुई। सेम ऐसी ही क्रांति यहाँ थी। यहाँ भी भूखमरी थी, गरीबी थी और बेरोजगारी थी, जिससे त्रस्त होकर यहाँ के नौजवानों ने ये जेन जी क्रांति हुई। हमें आशा करनी चाहिए कि दुनिया में ऐसे इस प्रकार की क्रांति कहीं ना होने पाएँ, कभी ना होने पाएँ। इसके लिए सत्ताओं को चाहिए कि समय पर देश की समस्याओं का समाधान करें, युवाओं को रोज़गार का प्रबंधन करें, देश के औद्योगिकरण को बढ़ावा दें, प्रत्येक व्यक्ति को उचित रोज़गार मिल सके, उनकी योग्यता के अनुरूप उन्हें रोज़गार यदि प्राप्त होगा तो कभी भी वो क्रांति नहीं करेंगे। एक सामान्य व्यक्ति को अच्छा रोज़गार चाहिए, अच्छा जीवन चाहिए, अच्छी शिक्षा चाहिए। इसके अतिरिक्त उसे राजनीति से कोई खास मतलब नहीं होता है। जिस भी व्यक्ति को सत्ता में लाते हैं उसे ये अपेक्षा करते हैं कि वो ये सुविधाएं समाज को, देश के नागरिकों को उपलब्ध कराएं। तो मित्रों, ये थी जेन जी क्रांति, जिस पर हमने सुरेंद्र शर्मा जी के कुछ जो लेख थे उस पर चर्चा की। उन्होंने कहा है कि नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश के राजनीतिक उथल पुथल का असर पूरी दुनिया के राजनीतिक माहौल पर पड़ेगा।
इत्तेफाक से ये तीनों ही देश भारत के निकटतम पड़ोसी देश हैं, और यदि इन तीनों देशों में जो स्थिति हमने पिछले समय देखी, बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन देखा, श्रीलंका में देखा और आज नेपाल में देख रहे हैं, तो इसका जो प्रभाव है भारत पर पड़ना स्वाभाविक है, क्योंकि भारत के पड़ोसी हैं। खास करके भारत की विदेश नीति पर इसका प्रभाव पड़ने वाला है। हिंसा को किसी भी स्थिति में सही नहीं ठहराया जा सकता है, लेकिन जनता के भीतर उबलते हुए क्रोध को अनदेखा करके बेपरवाही का रवैया अपनाने वाले राजनीति को तो गलत ठहराया ही जाना चाहिए। यदि कोई सत्ताधारी है और इस गरूर में है कि उसे आम लोगों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आम लोगों युवाओं के विरोध से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और अपनी तानाशाही यदि करता है, चाहे वो धर्म के आधार हो, जाति के आधार पर या सत्ता के गरूर के कारण हो, तो उसे इस प्रकार की क्रांति का सामना करना पड़ेगा। ये सर्वदा सत्य है। जनता का गुस्सा अच्छी और अच्छी सत्ताओं का नशा उतार देता है। जो भी युवा यदि ठान ले तो बड़ी से बड़ी सत्ता को परिवर्तित कर देता है। सत्ता को निरंकुश होने पर अधिकार तभी हैं जब वो जनता नशे में हो। यदि जनता को नशे में डुबोए रखने में सत्ता कामयाब होती हैं तो ऐसी सत्ता जरूर सफल हो जाती है, लेकिन जिस दिन जनता का, युवाओं का नशा उतरता है, उस दिन उस सत्ता का बने रहना, सत्ता में टिके रहना असंभव हो जाता है। यही उन्होंने कहा है कि जनता सत्ता को निरंकुश होने का अधिकार तभी है जब जनता नशे में हो, क्योंकि नशेड़ियों ने कभी क्रांति नहीं की है। इतिहास गवाह है कि शराब के रेट कितनी भी बढ़ा दिए गए हों, लेकिन शराबियों ने कभी आज तक मोर्चा नहीं निकाला है। नशे में सब कुछ स्वीकार किया जा सकता है, लेकिन नशा उतरने लगे तो फिर असली मुद्दे याद आने लगते हैं। नेपाल का युवा सोशल मीडिया में व्यस्त था, क्योंकि वहाँ के बच्चे भी जो नौजवान थे फेसबुक, इंस्टाग्राम इसी पे व्यस्त थे, और उन्हें अपने रोजगार को लेकर कोई चिंता नहीं थी। लेकिन जैसे ही सरकार ने उनके सोशल मीडिया अकाउंट को हैक किया, बंद किया, रोक लगाई, तो वैसे ही वो विस्फोट के रूप में वो सारा जो गुबार था वो बाहर निकल के आया। मोबाइल के नशे में उनका पूरा ध्यान समस्याओं से हटा रखा था। ऐसे में एक दिन सरकार ने उनके हाथ से जो मोबाइल छीना, नशा उतरते ही वो युवा नेपाल के इतिहास की सबसे बड़ी क्रांति का सिपाही बन गया और सरकार को गोलियां चलवानी पड़ी। पुलिस की बंदूक से निकलने वाली गोली सरकार की सत्ता को धराशायी करने में कामयाब रही। जब उनके मोबाइल से छीना गया तो उनका जो है सोशल मीडिया का नशा सा खत्म हो गया और उन्हें वास्तविकता से रूबरू होने का मौका मिला और आमने सामने की जंग हुई। समस्या कुछ और थी, समाधान कुछ और किया जा रहा था। यह ऐसे ही था जैसे शरीर में जहर फैल रहा हो और मरीज को चीनी और नमक का पानी पिलाया जा रहा हो और उसे कहा जा रहा हो कि आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन राजनीतिक स्थिति यह है कि वह असली समस्या को देखना ही नहीं चाहती हैं। एक व्यक्ति उदास स्वर में अपने दोस्त से बोला, यार मैं पिछले सोमवार को अपने घर पहुंचा तो देखा मेरी बीवी मेरे दोस्त रमेश के साथ सोफे पर बैठकर बातें कर रही है। ये उदाहरण दिया था सुरेंद्र शर्मा जी ने। बैठकर बातें कर रही। मंगलवार को मैंने देखा कि मेरी बीवी मेरे दोस्त पंकज के साथ सोफे पर बैठकर बात कर रही थी, और बुधवार को मैंने देखा कि मेरा दोस्त अरुण सोफे पर बैठा है और मेरी बीवी उसकी बातें कर रही हैं। दोस्तों ने पूछा, ये मुझे क्यों बता रहे हो? आगे क्या किया जा सकता है? आगे तुमने क्या किया? हर घटना में सोफा कॉमन है, इसलिए करना क्या है, मैंने सोफा ही बेच दिया। तो इसी प्रकार से सत्ताओं ने वहाँ प्रयास किया कि जो वास्तविक मुद्दा था बेरोजगारी को हटाने का, उससे तो हल करने का प्रयास नहीं किया, बल्कि सोशल मीडिया को बंद करने का प्रयास किया, जो कि उनके विस्फोट का एक कारण बना। और ये एक जैन जी क्रांति के रूप में सबके सामने है। इस प्रकार की क्रांति से बचने का प्रयास करें। हर सत्ता को ध्यान रखना चाहिए कि वो स्वामी नहीं है, मालिक नहीं है, वो जनता के सेवक हैं। और यदि सेवक बन के काम करेंगे तो लंबे समय तक आप सत्ता पे काबिज रह सकते हैं, चाहे दुनिया का कोई भी देश हो। और सत्ता जब नौजवानों का विरोध में आती हैं और उसका दमन नीति का उपयोग करती हैं, तो इसी प्रकार से रशिया की क्रांति हो या चाइना की क्रांति हो, अमेरिका की क्रांति हो या वो नेपाल की क्रांति हो जो आपके सामने प्रकट हुई हैं, इसी प्रकार से श्रीलंका में क्रांति हुई, बांग्लादेश में क्रांति हुई। और यदि हमने समय पर नहीं चेते तो हो सकता है और दूसरा देश इसकी चपेट में आ सकता है। सभी साथियों को नमो बुद्धाय।